हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर का डेट आपके लिए एकदम से बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है और आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो है समय बहुत कम है, तो लिहाजा मैंने इस चैप्टर को जानबूझ करके भी कुछ ऐसी प्लानिंग किया था ताकि आप लोग जीएस से काफ़ी पढ़ चुके हों और मैथ्स से, और जो है रीजनिंग तो बहुत हल्की आती है, मैथ्स में कुछ पोर्शन अच्छे आते हैं। तो जब आपको लगे कि थोड़ा माइंड चेंज करना है, तो उस बीच में जैसे छुट्टी का माहौल भी रह रहा है, तो उस बीच मेरा प्लान था कि मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा। इससे क्या है कि कम से कम आपके तकरीबन आज की वीडियो जो होगी ये 2 चैप्टर्स पे आधारित होगी। 2 चैप्टर क्या बेसिकली आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है, देखो क्या बताओ, यहाँ लिखा गया है, अगर आप ध्यान से देखिएगा एक बार समझ लीजिए क्या प्लान हमारा है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। देखिए यहाँ हमने लिखा है, बताओ क्या, एक तो पूरा का पूरा टॉपिक क्या बताओ, कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रेषण या संचार। आप जानते हैं जो हिंदी के अध्यापक होंगे वो संप्रेषण में सम शब्द अपने आप में खुद ही पॉजिटिव है, ये इसको देख सकते हैं। संचार इनको हम बता रहे हैं। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक कौशल ये निश्चित रूप से इसी का पार्ट है। आप जानते हैं कि ये भी क्लियरली अच्छी तरह पता है कि आखिर ये चैप्टर्स रखे क्यों गए हैं, क्योंकि एज एन ऑफिसर भविष्य में जाने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेजा यही प्रयागराज में है, कंस्टिट्यूएंसी है, और मेजा में घटना घट गई थी। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रयागराज के डीएम को कैसे संवाद किया जाता है, पब्लिक एकदम धरना धर के बैठी थी, और बल्कि हो सकता है मैं वो वीडियो खोज करके भी अटैच करने का प्रयास करूंगा इसमें। और पब्लिक धरना पर बैठी थी, वो बंदा अकेले गुस्साई हुई पब्लिक को कैसे डील कर रहा है, तकरीबन आधा घंटा के प्रत्यक्ष अंतर्वैयक्तिक कौशल या संचार के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से जानबूझ करके हाईवेज पे समझा करके। एक बहुत खास बात मैं देखा हूं क्या, ही वॉज हाईली क्वालिफाइड, आई थिंक आईआईटीएन। इवन इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि फर्स्ट क्लास का जो है लोगों की बातों को बहुत समझते हैं, उनके समझने में उनकी लिसनिंग दिखती है, उनकी प्रॉक्सिमिटीज दिखती है। तो जो ये किताबों में लिखा गया है कम्युनिकेशन के माध्यम के सवालों के लिए, ये वास्तव में इसका प्रयोग वहां बहुत अच्छे से देखने को मिला है। तो मैं ये वीडियो थोड़ा अटैच करने का प्रयास करूंगा, मिल जाएगी तो साथियों। तो ये अंतर्वैयक्तिक कौशल है। इसके बाद क्या होता है, इन देखो सबसे पहले यू शुड नो अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद जो है आपको इंटरपर्सनल स्किल, और इस इंटरपर्सनल स्किल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका संबंध होता है किससे बताओ, बोलो, डिसीजन मेकिंग से। और आप जानते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये चैप्टर आपको हम अलग से पढ़ाएंगे। अगर आप चेक कर लें, सीरियसली चेक कर लें, तो इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये एक पूरी तरह से साइकोलॉजिकल चैप्टर है, जहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, काफी हद तक कर लेंगे। और मुझे लगता है कि तकरीबन 20 के अराउंड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। आइए साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या बताइए। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर जिसके बारे में बात चल रही है, जिसका नाम बताओ क्या है, बोलो, संप्रेषण लिखा गया है। पहले हमको आपको इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, आखिर संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या है। तो आप जानते हैं जैसे साइंस हो, मैथ हो, हर जगह मैनेजमेंट की चीजें हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो, आप जानते हैं हर जगह सबसे पहले ग्रीक या लैटिन के रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी से सबको आजकल ओरिजिनेट दिखाया गया है। वैसे संप्रेषण ये अपने वेदों में, अपने हिंदू मैथोलॉजी में बहुत पुरानी प्रक्रिया है। एनीवेज चलते हैं। देखो तो जो ये कम्युनिकेशन है, ये लैटिन में एक वर्ड होता है, बताओ क्या, दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेयर। क्या बोलते हैं बताओ, कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है बताओ, दिस इज लैटिन वर्ड, इसके द्वारा जो बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंपल लैंग्वेज में टू शेयर। टू शेयर व्हाट शेयर, टू शेयर अर्थात लोगों में बांटना, लोगों से साझेदारी करना। क्या शेयर करना, तो अपने विचारों और भावनाओं को, अवर थॉट्स एंड इमोशंस को दूसरों से शेयर करना ही क्या बता बोलो कम्युनिकेशन है। इसका किताबी जो ज्ञान होता है उसके बारे में देखो यहां लिखा गया है, जो इसके बुकिश लैंग्वेज है वो भी देख लो, उससे क्या लिखा है। संप्रेषण या संचार क्या है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया डायनामिक, जटिल, गत्यात्मक, कॉम्प्लेक्स, जटिल और साइकोलॉजिकल है। अतः सम्यक रूप से चलना या आगे बढ़ना क्या बता बोलो संचार कहलाता है। हमने बोला, आपने सुना। अगली इस क्लास में लंबी क्लास होगी और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको बहुत शानदार मिलने वाला है कंटेंट। ये पूरी पीडीएफ लगभग 50 से 60 पेज की है। ये पूरी पीडीएफ मैं बाकायदे अपने ऐप पर, जिसका नाम बताओ क्या है, बोलिए, जिसका नाम है बताओ क्या, इंस्पायर हब
देखो गौर से, इंस्पायर हब कंसल्टेंट पर इसको मैं बाकायदे अटैच कर दे रहा हूं और उस पर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां वीडियो के साथ साथ ये रहेगी, इसको मैं फ्री कर दूंगा, इसको आप लोग बाकायदे देख लीजिएगा। चलिए साथियों, तो ये है कम्युनिकेशन। बताओ क्या, अपने विचारों और अपने भावनाओं को किसी माध्यम से प्रेषित करना, शेयर करना, सेंड करना ही क्या बता बोलो कम्युनिकेशन है, राइट। इस पे हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो कितने ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या कितने ऐसे तत्व होते हैं या कितने ऐसे वजह होते हैं जिसके द्वारा हमारी ये बातें, हमारी ये भावनाएं एक्सप्रेस होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसको बोलते हैं की एलिमेंट्स। अच्छा, इसको मैंने आगे और अच्छे से लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम का विशेष ध्यान रखा गया, चिंता मत करिए। ये देखिए, यहां से अगर आप देखेंगे, ये देखिए बाकायदे ये मैंने बना दिया पूरा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बताओ क्या, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। इसमें देखो संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे 6 मुख्य तत्व इसके होते हैं। बताओ वो 6 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, बोलिए, देख लीजिए फटाफट। तो सबसे पहले सेंडर। सेंडर वो होता है जो मैसेज भेजता है। क्या भेजता है उसे कहते हैं, बताओ क्या, मैसेज। मैसेज भेजने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास कम्युनिकेशन का माध्यम होना चाहिए। जैसे फिजिक्स पढ़े होंगे अगर आप लोग, थोड़ा मैं एडवांस लेवल ले चल रहा हूं, फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग, तो आप जानते हैं सबसे पहले ईथर, जो बच्चे पढ़े होंगे, ईथर का कॉन्सेप्ट लिया गया था, बाद में वैक्यूम का कॉन्सेप्ट लिया गया था, बहुत सी चीजें हैं। एनीवेज, एक रिसीवर होगा जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा, और उसके बाद इंटरप्रिटेड मीनिंग का मतलब होता है कैसे उसने उस संदेश की व्याख्या किया, और तत्पश्चात व्याख्या करने के बाद उसने प्रतिपुष्टि। यहां इस पर ध्यान दीजिए, फीडबैक पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस, पूरे कम्युनिकेशन का सबसे अंतिम चरण है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इस जो मुख्य तत्व हैं, इन मुख्य तत्वों को कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम प्रयोग करते हैं, इसका हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे देखिएगा गौर से। इसके बाद देखिए, ये है आपका, बताओ क्या, कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। यही आपको समझना अच्छे से। ये आपका जो है संचार का या संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इनको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। सेंडर आप जानते हैं प्रेषक होता है। इनकोडिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है, डीकोडिंग पर विशेष ध्यान देना है। इनकोडिंग क्या है, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों जस्ट आपस में अपोजिट क्रियाएं हैं। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, अपने विचारों और भावनाओं को किसी माध्यम से किसी माध्यम में कन्वर्ट करना। डिकोडिंग इसको बोलते हैं क्या, बताओ। इनकोडिंग को हिंदी में हम थोड़ा लिखे हैं, देखिएगा। इनकोडिंग को बोलते हैं कूट लेखन। इसे कहते हैं, बताओ क्या, कूट लेखन। इसे हिंदी में कहते हैं कूट लेखन, और इसको कहते हैं, बताओ क्या, हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या, कूटानुवाद। हाँ, इसे कहते हैं कूटानुवाद। कूटानुवाद आप जानते हैं ये बहुत जरूरी पार्ट होता है डिकोडिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, अपने विचारों और भावनाओं को इन्होंने किसी भाषा में, किसी माध्यम में क्या किया, बताओ, प्रेषित किया। किसे प्रेषित किया, किसी मैसेज को, अपनी भावना को या अपने विचार को या अपनी न्यूज को। और उसके बाद जो रिसीवर था, जब वो उसको डिकोड करता है, तो देखो हिंदी में लिखा है कूटानुवाद, अर्थात जो कोडिंग हुई है उसको डिकोड करना है। तो अब देखो, इन्होंने भावनाओं और विचारों को क्या किया, बताओ बोलो। इन्होंने भावनाओं और विचारों को माध्यम में कन्वर्ट किया। यहां क्या हो रहा है, माध्यम को पुनः विचारों और भावनाओं में आत्मसात करना है। दैट इज कॉल्ड एज क्या, बताओ, रिसीवर, ग्राहक। अब सुनिए, इस पूरी प्रक्रिया में नॉइस वाला जो फैक्टर होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। अब ये नॉइस क्या है, तो ये कम्युनिकेशन का एक बैरियर पार्ट होता है। अर्थात इस पूरे संप्रेषण में, संवाद में कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं या सिस्टमैटिक होती हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब चलिए, जब ये रिसीवर रिसीव कर लेगा और इसको डिकोड कर लेगा, तो अपने हिसाब से इसको क्या, बताओ, फीडबैक देगा। और यही फीडबैक, बताओ क्या, बोलिए, इसका सबसे अंतिम चरण है। जैसे सवाल आपका आ जाए, मैंने पहले कई बार पूछा गया है, मैं इसलिए मेरे दिमाग में सवाल बैठा हुआ है। जैसे पूछा जाए, बताओ, ड्यूरिंग द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस विच इज द लास्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप इज फीडबैक। इसको हिंदी में कहते हैं, बताओ क्या, प्रतिपुष्टि।
समझ लेना आप लोग। और अगर कहीं न कहीं पूछा जाए पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली इनकोडिंग इस कूट लेखन क्या बता बोलो प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद साथियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या हाल है, तैयारी चल रही है। अब आइए हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। साथियों कम्युनिकेशन देखा जाए तो वास्तव में मेजरली 4 प्रकार के होते हैं, मेजरली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन चूंकि वो बहुत व्यापक हो जाएगा हमारे यहाँ, उन 4 पार्ट में से केवल एक पार्ट है इंटरपर्सनल स्किल। जबकि जो कम्युनिकेशन होता है ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है, बताओ क्या इसका जो पहला होता है भैया मेरे, जो पहला होता है इसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या, देखिए जो फर्स्ट होता है ये होता है, बताओ क्या, दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा पर्सनल। ठीक है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है, बताओ क्या, दिस इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है, बताओ क्या, इन ग्रुप कम्युनिकेशन। और चौथा जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड एज, बताओ क्या बोलो, मास कम्युनिकेशन। मास क्या बता बोलो कम्युनिकेशन। ये 4 प्रकार के मेन रूप से क्या बता बोलो होते हैं कम्युनिकेशन। इन 4 प्रकार में आपके सिलेबस में केवल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का ही हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ थोड़ा जान लीजिए, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल, मतलब क्या होता है बताओ, ये आपका अंतःवैयक्तिक हो गया है ना, ये नहीं सॉरी ये हो गया, हाँ अंतःवैयक्तिक हो गया। और ये आपका बताओ क्या होता है, बोलो अंतर्वैयक्तिक होता है। बोलो क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक। ये क्या होता है बताओ, भीतर समूह बोलते हैं इसको, भीतर समूह। और इसको बोलते हैं क्या बताओ, जन समूह। क्या अब आपके यहां मास कम्युनिकेशन, इन ग्रुप कम्युनिकेशन, इनके बारे में चर्चा नहीं करना है, मेजर रूप से चर्चा करना साथियों हमें इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे। तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल की तरफ जाने से पहले। आप जानते हैं इंट्रा का मतलब होता है अंतः, इनसाइड, और इंटर का मतलब होता है क्या बता बोलो, आउटसाइड, है ना, बाहर जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो देखिए जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यहां सारा कम्युनिकेशन क्या होता है, विद इन होता है। अंतः का मतलब आप जानते हैं आंतरिक होता है। जैसे जितने भी आपके मेंटल प्रोसेस हैं, योगा है, या जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, यहां किसी थर्ड या सेकंड पर्सन से कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये अपने मकान का गलीचा टाइप का है, या अपने मकान का, पुरानी भाषा में गांव में इसको कह सकते हैं कि वो क्या होती थी बताइए, वो कह सकते दलान कह सकते हैं, या यहाँ बरामदा कह सकते हैं, ये आपका निजी है। और इंटरपर्सनल तुम्हारा जो होता है ये क्या बताओ, एज ए कम्युनिकेशन है। इसका दूसरा रूप सुन लीजिए, इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है बताओ, इंटरनेट का मतलब होता है सारे दुनिया भर के कम्युनिकेशन को जोड़ना। इंट्रानेट का मतलब क्या होता है बताओ, जहां हम किसी सिस्टम को सिक्योर सिंगल में रखते हैं। तो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल मतलब क्या बताओ, यहां हम कम से कम 2-3 लोगों में कम्युनिकेशन तो करेंगे ही करेंगे। तो हम जो है मेजरली यहां पढ़ने वाले हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। उसी के इतने टाइप बन सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला टाइप तुम्हारा बन करके आता है, बताओ क्या, ये देखो लिखा हुआ है, मैंने बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया है ताकि मैटर आपको शानदार मिल जाए। वर्बल कम्युनिकेशन, कहने की आवश्यकता नहीं है, जहां मौखिक कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग क्या बता बोलो वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। जैसे देखो क्या है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, है ना, या आपको हमने क्लास में पढ़ाया है, या हम लोग कहीं बैठ के चाय पीते हैं, है ना, ये सारे जितने फेस टू फेस हैं, आमने सामने के, ये क्या है, वर्बल है। हमारे पास आप फोन करें, आपके डैड फोन करें, मम्मा फोन करें, या मीटिंग्स एंड डिस्कशन में जितने हैं, बैठक हैं, चर्चाएं हैं, सभाएं हैं, रैलियां हैं, ये सब जो है, बिहार में इलेक्शन चल रहा है, होने वाला है, तो उसके लिए जितने ये कम्युनिकेशन है, दिस इज कॉल्ड एज क्या बताओ, वर्बल कम्युनिकेशन। हिंदी में क्या बताओ बोलो, मौखिक संचार। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है, बताओ क्या, रिटन कम्युनिकेशन। आप जानते हैं जितना आजकल जो है लेटर्स एंड मेमोस होते हैं पहले वाले, है ना, पत्र और ज्ञापन, थोड़ा देखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, जो होगा वो बताएंगे आपको।
ईमेल्स सुबह सुबह उठते चेक करते हैं हम लोग, रिपोर्ट एंड प्रपोजल, जितने ये लिखित संचार होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल में देता चलता हूं हम। इसके बाद देखो क्या लिखा, बताओ। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, बताओ क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संचार। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी से आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पहला होता है बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। इस शरीर की भाषा में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज पॉस्चर एंड द सेकंड इज कॉल्ड एज जेस्चर, है ना। पॉस्चर और जेस्चर, पॉस्चर और जेस्चर। पॉस्चर का मतलब होता है आपके बैठने की और जो है खड़े होने की, अर्थात पैर से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्या, बताओ, पोस्चर से है। और जेस्चर का मतलब क्या होता है, आपके शब्दों और आपके विचारों और सोच के अकॉर्डिंग जो आपके हैंड्स का मूवमेंट होता है उसे बताओ क्या, बोलो, जेस्चर कहते हैं। जैसे आपने आया फॉर्म में और कहे आओ दोस्तों दुनिया को बदल दें, तो जब दुनिया को बदलने चलेंगे, अब दुनिया वर्ड बोला है तो दुनिया मतलब इंटर कनेक्शन करना है आपको, ना कि दुनिया मतलब ऐसे बदल देना है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल, है ना। चलिए आगे देखिए। उसके बाद आई कांटेक्ट। भाई साहब सबसे खतरनाक चीज तो यही होती है, आई कांटेक्ट इज द मेजर, है ना। ये तो बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हैं इसके निगाहों से अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक हल्की सी बात करना चाहूँगा। ये आई कांटेक्ट बहुत खतरनाक होता है, बहुत पहले की घटना है। मैंने शायद किसी वीडियो में इसको जिक्र किया है, आप लोग तब शायद बहुत छोटे रहे होंगे, हाँ छोटे रहे होंगे, क्योंकि ये घटना 2007-8 के आसपास की है। एयरटेल कंपनी जो है अपने ब्रांड को पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाई थी शाहरुख खान को, बाद में उसको लगा कोई मतलब नहीं है, कुछ दिन में हटा दिया। बाद में उन्होंने क्या किया, हर चौका छक्का आउट होने, ओवर खत्म होने के बाद जब भी आता तो उनके यहाँ एक 50 साल के आसपास का दिखता नहीं था कोई आदमी, सिंपल था, वो यही बोलता था, निगाहें निगाहों से आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, निगाहें निगाहों से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, जमाना सिमट जाएगा आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, दिल की बात बताकर तो देखो। तो जो दिल में था भावनाएं या विचार, उसको आपने आई कांटेक्ट के माध्यम से निमंत्रण में गए हैं, कहीं गए हैं और आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया। अब वो कोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है, खतरनाक होती है। और वो जो है इनकोडिंग तो ठीक जाए, अगर डिकोडिंग गड़बड़ हो गई तो जूता की व्यवस्था भी हो सकती है, इसलिए आई कांटेक्ट बहुत ध्यान से रखें। चलिए इसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स। इसका मतलब हिंदी में नहीं लिखा है, इसका मतलब होता है, बताओ क्या, सामीप्य जिसको बोलते हैं। सामीप्य का मतलब क्या होता है, जहां हम, है ना, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जहां हमारी बातों के साथ साथ प्लेस का भी इंपैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग क्या बता, बोलो, प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं, सामीप्य कहते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, देखो क्या। चलिए आगे इसका एग्जांपल फिर से आगे दे दूंगा आपको मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नाम हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, दृश्य संचार। दृश्य संचार में आप जानते हैं ग्राफ एंड चार्ट के माध्यम से। अभी आपके जो है पिछले साल पीसीएस के पेपर में आया हुआ है, पिछले साल क्या 20 के आसपास, 23 के आसपास आया था, कि पाई चार्ट में जो ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस के, परिधि के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके पूछा गया था। ओके, प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, प्रस्तुतियों के माध्यम से, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। आज मैं आपको बताऊं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात को कम्युनिकेट करने का सबसे शानदार एग्जांपल वर्तमान में अगर मैं देना चाहूं, ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी रहा हूं, बहुत बहुत शानदार दमदार देश इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने 2-1 दिन पहले ये जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो है दुनिया भर के देशों की मीटिंग थी। उस बंदे ने देखिए कितने अच्छे तरीके से अपने जो है विजुअल कम्युनिकेशन के द्वारा आतंकवाद को कितने बेहतर तरीके से, देखिएगा, और से कितने बेहतर तरीके से आतंकवाद के मामले में ऐसे देखिए, ऐसे बड़ा सा पोस्टर देखिए, ऐसे बड़ा सा पोस्टर। ये मैं पहली बार पूरे वर्ल्ड में इजराइल क्यों दुनिया में नंबर 1 बनता जा रहा है, वहां हमारे पास नवाचार, स्टार्टअप और थिंकिंग के लिए काम होता है, वहां पीएचडीज को वरीयता दी जाती है,
उन्होंने Americans and बाकायदे ऐसे Europeans लेकर in cold देखिएगा गौर blood. से Is it दिखा करके A, क्वेश्चन Al-Qaeda, पूछा गया है। भले B, बहुत कम लोग Hamas, भाग गए थे, बहुत लोग, C, इसके Hezbollah, बावजूद क्वेश्चन पूछ D, रहा है। Iran, और आप जानते हैं or E, क्वेश्चन पूछ करके इस all of the कम्युनिकेशन above. के द्वारा नहीं बात सुनने वालों के दिमाग में बात को बैठा दिया Correct. गया। क्या शानदार, इसका सबसे विजुअल कम्युनिकेशन का सबसे here's the point I शानदार wanted to एग्जांपल make. मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। Our चलिए, enemies hate इसके बाद all of चलते हैं हम लोग, क्या देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन आजकल छाया हुआ है। सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर रखा है। इंस्टेंट मैसेजिंग आप जानते हैं, व्हाट्सएप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल के जो है हर काम में इसका बहुत रोल है। जूम के माध्यम से सुना होगा आप लोगों ने, गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम चलती हैं, है ना, जितने भी स्कीम चलती हैं जूम के माध्यम से, क्लास भी जो है काफ़ी चलाई जा रही हैं। जो आप देखते होंगे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनमें छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर जो डेवलप किए गए हैं उनको शेयर करने के लिए भी इस प्रकार के कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार। ये क्या होता है बताओ? वन ऑन वन कन्वर्सेशन, है ना, वार्तालाप। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना। इसके अलावा बताओ टीम कम्युनिकेशन। देखो इंटरपर्सनल जब आप वर्ड बोलते हैं तो रैली करना आपका जो है, मैं बताऊं आपको एक बात जो है, यही इसी प्रयागराज में, और आप लोग सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल के बनने के बाद आप भविष्य में एसडीएम बन करके फिर एडीएम बन के जाएंगे। एडीएम जो है यहाँ पे इलाहाबाद में, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कोचिंग संस्थान वालों को, और वो लगातार वन वे बोले जा रहे हैं। तो बल्कि मैंने इस पे हल्का से जिक्र किया कि सर हम लोग यहाँ मीटिंग करने आए कि रैली करने आए, है ना। मीटिंग क्या है? देखिए, आप जब टीम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या एक स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने एक हाल में बुलाया हुआ है 150 अरे मुश्किल से 100 या 115 के आसपास सारे जो है संस्थान संचालक वहां पे आए हैं। आप ये एक छोटा सा ग्रुप हाल में आप जो है कर रहे हैं, और अगर आप हाल में कर रहे हैं तो ये रैली नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन केवल आप बोलेंगे। अगर आपने हम लोगों को बुलाया हुआ तो आप हमारी बात को सुनेंगे और उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार के इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। ये रैली नहीं है जहां छोटे ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं, 2 लोगों में होता है, 1 to 1 होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है, बताओ क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन। बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं। औपचारिक संचार, जैसे हमारा परिवार है तो हमारे परिवार में जो कम्युनिकेशन होता है माँ बाप से, बच्चों से, बेबे से, है ना, और जो है भाई से, ये सब क्या है बताओ, ये संचार नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहां कुछ नॉर्म्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। यहां देखिए जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, या रिपोर्ट्स हो गई, या स्पीचेस हो गई। इसके अलावा जितने हायरार्की के होते हैं, जैसे कि जो हायरार्की डिपार्टमेंट्स में होती है, जैसे कि आप जानते हैं वाइस चांसलर है, फिर उसके बाद एचओडीज हैं, फिर डीन्स हैं, और उसके बाद बताओ क्या, डीन्स हैं, एचओडीज हैं, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर्स हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, या आपके इसमें आज डीएम हैं। उसके बाद बताओ क्या होते हैं, बोलिए, डीएम हो गए, इसके बाद क्या बताओ, सीडीओ हो गए, उसके बाद एडीएम्स हो गए, ये सारी चीजें जो होती हैं, एसडीएम्स हो गए, उसके बाद बीडीओज हो गए। ये जो हायरार्की होती है, इनका कम्युनिकेशन आप जानते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या, बोलो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहां फॉर्मल आएगा वहां इनफॉर्मल जरूर आएगा। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दुनिया का हर वो कम्युनिकेशन है जहां आप फ्रीली बकैती मार सकते हो, जिसको बोलते हैं, बताओ क्या, जहां आप फ्रीली बकैती मार लें, जैसे भाई, बंधु, परिवार, माता पिता, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खास तौर से दोस्तों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज एब्सोल्युटली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहां कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है, न जाने कहाँ ग्रेप वाइन बन जाए, न जाने कहाँ से कहाँ शुरू हो जाए। मूड में आ गया, जैसे हम लोग जो है एमबीए कर रहे थे, बुरा मत मानिएगा, तो हमारे सारे दोस्त जो है, हमेशा नहीं, बच्चे हैं, बीटेक और एमबीए वालों को पता नहीं क्या क्रेज हो ही जाता है, तो दारू पीने की प्लान बन जाता था। तो हम दारू नहीं पिए हैं, मैं इसको पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। उस वक्त हम जो है कभी कभार ये मार दिया करते थे, जो ऑनेस्टली है बता दे रहा हूं, मेरा मन बहुत साफ है। तो मैंने एक चीज देखा वहां पे कि जब जो वही दोस्त जो है जब चढ़ जाती तो कभी कभी मूड खराब रहता तो गरियाना शुरू कर देते, साले पंडित समझते क्या अपने आप को। वो एक अलग सिस्टम होता है, गरिया रहे हो चाहे जैसे गरिया, कोई सुनता नहीं। अच्छा जिस वक्त, अच्छा वही दोबारा कभी ऐसा होता था जो चढ़ गई है
भाई तू न होता तो मेरा जीवन बेकार था। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त ग्वालियर में है, जयसिंह है, जयसिंह कुशवाहा, बहुत अच्छा मेरा दोस्त था। इस बीच में मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ और कुंभ में उसको बुलाने वाला था लेकिन आया नहीं वो किसी कारण से। तो अब जैसे मूड में आ गया, कोई सीरियस बात आ गई, भाई तू न होता तो मेरा एमबीए न होता, मैं ये नहीं कर पाता। तो दिस इज कॉल्ड एज क्या बताओ, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है देखिए, इनफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ कैजुअल कन्वर्सेशन, मतलब कोई बात नहीं। यहाँ बकैतीबाजी नंबर 1 की होती है, मैं बता ही दिया एग्जाम्पल में। वाटर कूलर टॉक क्या है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। वाटर कूलर टॉक मतलब होता है क्या, सुन लीजिए आप। इसका मतलब क्या है देखिए, आप जानते हैं जितने भी संस्थान होते हैं, पढ़ने लिखने वाले हों, कंपनी हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओज हो, अगर आप देखेंगे तो हर जगह जो है पानी पीने की व्यवस्था होती है। और जनरली सिस्टम के एडवांस होने के बाद जनरली हर जगह, हर लगभग वाटर कूलर या ठंडे गगरी में घड़े में पानी, वैसे ज़्यादातर वाटर कूलर ही लगता है। अगर आपको रियलिटी चेक करना है, बॉस के बारे में बात कर चेक करना है, या टीचर के बारे में चेक करना है, या जो आप करके पानी पीने निकले हैं, अगर किसी प्रकार, जैसे मैं हूं, मैं कई बार ऐसा हुआ है कि जब लड़के क्लास छोड़ा हूं तो कई बार ऐसा हुआ है, मैं खुद प्रैक्टिकली किया हूं। और बल्कि अभी मैं एक बैच पढ़ा रहा हूं, बल्कि मुश्किल से घटना शायद 8-10 दिन पहले की है। मैं जो है क्या है, जैसे जहां पानी पीने की व्यवस्था वाटर कूलर की, उसी के आसे पास कहीं न कहीं टॉयलेट व्यवस्था रहती है, चेक कर लीजिए, अगल बगल कहीं कहीं रहती है। तो अगर क्लास छोड़ने के बाद अगर जानना हो कि आपका फीडबैक कैसा रहा है, तो किसी थर्ड आदमी से सुनेंगे तो वो कम्युनिकेशन आपका बैस्ड होगा, आगे बताने वाला हूं मैं। लेकिन अगर आप बाथरूम में, जैसे 4-5 कमरे हैं बाथरूम के, मैंने ये चीज़ बता दूं आपको, अनअकैडमी वाले में भी देखा था, वहाँ 5 थे। एक दिन मैं घुस गया, ऐसे लड़के वहाँ से क्लास करते ही आए, जान नहीं पाए सर अंदर हैं। तो वो जब 5-7 लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद जो बातें करते हैं, उस तरह की जो बातें कम्युनिकेशन है, उसको बताओ क्या बोलो, वाटर कूलर टॉक कहते हैं। पानी पी रहे हैं, अच्छी लगी है तो बड़ा अच्छा बोलेंगे, खराब लगा तो जम गरियाएंगे भी। वहां समझ में आता है कि बच्चों का संस्कार क्या है, समझ रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को भी ध्यान रखना है आपको, इस तरह चीजों को ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड एज वाटर कूलर टॉक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए, चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद देखिए, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ये क्या है, संस्कृतियों, कम्युनिकेशन अक्रॉस कल्चर। आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए हम जाते हैं रसिया, जाते हैं, रसिया की भाषा शैली आप देखिएगा, या अफ्रीका की भाषा शैली देखिएगा, तो सब अलग है। इंटर कल्चरल, ये क्या होता है बताइए, पार सांस्कृतिक संचार। देखो कोर्स क्या है, यहां भी इंटर कल्चरल आ गया है, अर्थात जहां कई तरह की संस्कृतियों का संगम हो, जैसे वहां पे जो संचार है, दैट इज कॉल्ड एज क्या बताओ, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, क्रॉस कल्चरल संचार, है ना। इसमें कुछ कमियां भी होती हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे। उसके बाद आपका आता है मास कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं क्या बताओ, जन संचार। ये जो मास कम्युनिकेशन होता है ना, मास कम्युनिकेशन होता है, देखिए ये मैंने शुरू में क्या कहा था आपको, कि मेन रूप से आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे ही सवाल बनता है, लेकिन इन ग्रुप हो गया, या मास कम्युनिकेशन हो गया, या इंट्रा हो गया, ये भी प्रकार होते हैं। देखिए इसमें मीडिया सबसे पहला होता है। एडवर्टाइजिंग जो आपका होता है मास कम्युनिकेशन है। जैसे कोई होर्डिंग लगा दिया आपने, मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात बताऊं, आप इसको देखिएगा गौर से। हो सकता है मैच्योरिटी कारण हम लोग नहीं देखते हैं, आप लोग देखिएगा, आप जब भी देखिएगा, पॉन्ड स्क्रीम जो होती है, कि जो होर्डिंग किसी चौराहे पे लग जाए, अरे क्या शानदार तरीके से उसका कम्युनिकेशन, वो क्या बोलते हैं बताइए, वो क्या बोलते हैं बताइए, विजुअल कम्युनिकेशन कितना अच्छा सेट किया गया है। देखिएगा, जो पॉन्ड स्क्रीन की जो होर्डिंग लगेगी, उस होर्डिंग में जो लड़की या महिला बनी होगी, आप चौराहे पे चाहे जिधर से आएंगे, आप ये महसूस करेंगे कि वो आपको ही देख रही है। इतना शानदार कम्युनिकेशन वहां, बॉडी लैंग्वेज या उसकी विजुअलाइजेशन इतना अच्छा किया गया है। तो एडवर्टाइजिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। पब्लिक रिलेशन, आप जानते हैं जनसंपर्क के माध्यम से, इसका पब्लिक रिलेशन जो आपका जनसंपर्क है, रैली इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जैसे मैं बता दूं, बहुत से लोग रैली कर रहे हैं आजकल, तो काफ़ी पॉपुलर हैं, और जो है सब नेता अपने अपने अच्छे जो भी हो, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी हाल ही में जो है एक बहुत बड़ी जो है रैली हुई, तो रैली नहीं, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, मैं भी उस आंदोलन में था, और 11:30 बजे से आंदोलन शुरू होना था,
और एक पेपर आउट हुआ था, उस पेपर में भी गया था और उसमें विश्वास नहीं मानेंगे 11:30 बजे के बाद एक लगा बच्चे मुश्किल से 1500 आएंगे, एकाएक तकरीबन 2500 बच्चे थोड़ी देर में आ गए। तो वहां मैंने कहा था कि ये जो पब्लिक रिलेशंस बनते हैं, जनसंपर्क बनते हैं, घर घर जाके बनते हैं, रैली के माध्यम से बनते हैं, ये जो है, ये जो संपर्क होता है, वहां मैंने कहा था रैली नहीं ये रैला है, महाकुंभ का मेला है। अभी आप देखे होंगे महाकुंभ में 60 करोड़ लोग आए थे। तो ये पब्लिक रिलेशंस की जो बातें छोड़िए, मीडिया के द्वारा क्या होता बताइए। जैसे जैसे मान लीजिए मीडिया के द्वारा, जैसे मैं ही हूं, इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, अभी चैनल अपना छोटा है, हो सकता है कुछ दिन बाद आप लोग सहयोग कर दें, बहुत बड़ा हो जाए, मैं पढ़ाऊं तो 4000 लोग वाचिंग देख रहे हैं, 40,000 लोग वाचिंग देख रहे हो। तो ये मीडिया, प्रधानमंत्री जी मन की बात करने आते हैं, बहुत शानदार तरीके से आते हैं ना। तो ये सारे कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, मास कम्युनिकेशन के बाद देखो मेटा कम्युनिकेशन, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। मेटा कम्युनिकेशन जो आपका है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नया कॉन्सेप्ट है यहां पे। यहां वक्ता के शब्दों का चयन वास्तविक शब्दों की तुलना में संवाद करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर माता पिता कह दें बच्चे से कि सुनो आज तो जो है खिलौना लेकर के आना है, तो आप चेक कर लीजिएगा 90% केस में माता पिता बच्चे समझ जाते हैं कि इसका मतलब आज खिलौना नहीं ले आना है। इसका मतलब शब्द बोले जा रहे हैं, लेकिन शब्दों के साथ साथ जो अंतर्निहित भाव हैं, उन भावों के द्वारा भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल गर्ल्स पर सेट होता है। लड़कियां जब भी कहें ठीक है, मैं ठीक हूं, या कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, भाई साहब 99% केस जान लीजिएगा, उनका जब ये ठीक हूं या कोई बात नहीं कहें, आधी कहानी की शुरुआत है कोई बात नहीं से शुरू होती है। अब मैं ठीक हूं, इससे लगभग जो है 90% केस में पता चल जाता है कितना ठीक कितना ठीक नहीं। मतलब क्या हुआ, भाव के साथ साथ जो कम्युनिकेशन आता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बताओ, मेटा कम्युनिकेशन। हियर द स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स इंटेंशनली कम्युनिकेट समथिंग मोर देन व्हाट द एक्चुअल वर्ड्स स्टेट। मतलब क्या हुआ, जो उसकी इंटेंशन दिखती है वो वास्तविक शब्दों से ज्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए इसके बाद आपका आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है बताइए, ये तो मैं बता ही चुका हूं। इसके बाद आपका आता है, बताओ क्या, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। आप देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है जरा देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए ये है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, है ना। जैसे कहा जाए कि ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, या ये शहर के, बताओ क्या बोलो, डीएम है। अगर ये डीएम है, इनके साथ न जाने कितने 18 डिपार्टमेंट का मालिक तो डीएम होता है। तो अब ये 18 डिपार्टमेंट में आपके सीडीओ आ गए, न जाने कितने एडीएम्स, बहुत से लोग आ जाएंगे। इनके बाद क्या होता बताओ, सीडीओ हो गए, या इसके बाद एडीएम लेवल के अधिकारी होंगे, और बहुत से हैं, क्या बताऊं, एसडीएम लेवल के न जाने कितने तहसीलें होती हैं, उन तहसीलों में न जाने कितने, है ना, एसडीएम सब लोग होते हैं। तो अब देखिए क्या है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है बताइए। जब आप जो है डीएम से एडीएम, एडीएम से एसडीएम, इस तरह जो कम्युनिकेशन होता है उसको बताओ क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। अपवर्ड में क्या होता है बताइए, जब वही सेम चीज, बताओ क्या, बीडीओ से एसडीएम, एसडीएम से सीडीओ, सीडीओ से डीएम, ये क्या होता है बताओ, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक बहुत खास बात क्या होती है, इसमें एक बहुत अच्छी बात होती है, सबसे जरूरी होता है लेटरल कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब पूछते हैं, इसे बोलते हैं पार्श्व संचार। लेटरल कम्युनिकेशन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ये एक क्षैतिज प्रकार का संचार है। जैसे एक ही डिपार्टमेंट, एक ही जिले में कई एडीएम रहे, ये एडीएम आपस में जब बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज, क्या बताओ, लेटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, पार्श्व संचार कहते हैं, है ना। एक ही ऑफिसर के अधीन काम कर रहे हैं, तो इसको बताओ क्या बोलो, लेटरल, या बताओ क्या बोलो है। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद आपका है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन हिंदी में क्या बताओ, विकर्ण संचार। इसमें एक काम करिए, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सब जानते हैं डायगोनल का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए आप, है ना। आप पहले जानिए डायगोनल का मतलब क्या होता है। तो जब भी डायगोनल होता है,
याद करिए, किसी कमरे में डायगोनल सीढ़ी होती है, बोलो हाँ। या अगर आपको याद हो, किसी चतुर्भुज में डायगोनल का मतलब क्या होता था, जब यहां वाला यहां वाले से कनेक्ट हो। तो ऐसे ही डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आपसे कि एक्स एक क्या है, सुपर ऑफिसर है, इसके 3 जो है सबऑर्डिनेट्स हैं, बताओ क्या, वाई, जेड और ए। अब आप बताइए, वाई के भी क्या बताओ 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, ये बताओ क्या है, बोलो बी सी है, इसके बताओ क्या, बोलो क्या बताओ, बोलो डी है और ई है। अब किसी कारण से, साथियों ध्यान सुनिएगा, अब किसी कारण से बिना वजह, बिना किसी अथॉरिटी के अगर सी का बातचीत जेड से होने लगे या डी की बातचीत किससे बताओ, वाई से होने लगे, तो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन, राइट। इसको क्या बोलते हैं बताओ, विकर्ण संचार कहते हैं, या इसको क्रॉस वाइज संचार कहते हैं। यह जो है विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों के बीच सूचना का प्रवाह शामिल, जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग संबंध नहीं है, मतलब इनसे कोई संबंध, बिल्कुल रिपोर्टिंग या अथॉरिटी या जो है सबऑर्डिनेट या बॉस का सिस्टम नहीं है, इसके बावजूद इनके बीच में कम्युनिकेशन है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज डायगोनल कम्युनिकेशन। मोस्टली इसमें क्षेत्र, जाति, भाषा, रिश्ता, इस तरह की चीजें कॉमन होती हैं, उस पर होता है। साथियों ये तो रहा, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, बताओ क्या, दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन बैरियर्स। मतलब क्या हुआ, संचार में जो बाधाएं आती हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। संचार बाधा में क्या होता है बताओ, कुछ तो लॉजिकल इंफॉर्मेशन डीलिंग होती है, इसको हम थोड़ा सा और इजी भाषा में दिखाते हैं। ये देखिए, ये है भाषा की बाधाएं, देख लो गौर से, इतनी प्रकार की भाषाओं की बाधाएं होती हैं, इनको आप पहले समझ लीजिए। देखो ये है इसको खूब समझिएगा, अच्छे से खूब समझिएगा इसको अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन बहुत पूछते हैं, थोड़ा सा देखो। लैंग्वेज, सबसे पहला जितने बैरियर्स कम्युनिकेशन में, आप जानते हैं नॉइज एक शब्द आता था, वहां पे जो बैरियर्स हैं उनके बारे में चर्चा हम लोग करने वाले थे। उसमें सबसे पहला जो, अरे यार अगर आपको याद हो, इनकोडिंग और डिकोडिंग के बीच में जो आप जानते हैं, एक तो क्या होता है मतलब मैसेज होता है, इस मैसेज को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ बाधाएं आती हैं, नॉइज आती है और बहुत सी, ये कितने प्रकार की बाधाएं होती हैं, अब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला होता है लैंग्वेज बैरियर्स, भाषा की बाधाएं। थोड़ा पहले समझ लो, फिर हम समझाते हैं। डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, ऐसे समझ लो, भाषा और शब्दावली में अंतर, ठीक है। फिर क्या होता है बताओ, यूज ऑफ टेक्निकल जॉर्गन्स, लैंग्वेज हो गया। विदेशी वक्ताओं को खुद को व्यक्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, नॉन नेटिव स्पीकर सेल्फ, हाँ चलेंगे। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ भाषा की बात क्या होती है, भाषा और शब्दावली में अंतर क्या होता है। देखिए, कम्युनिकेशन जब होता है तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई एक्सपर्ट है ना, जैसे एक एक्सपर्ट होता है, मान लीजिए अभी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहली बात तो डिफरेंस इन लैंग्वेज, भाषा और शब्दावली, तो भाषा का बैरियर तो रहता ही रहता है। आप देखिए अभी जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के, चाइना के और रसिया के जो 3 मेजर कंट्रीज हैं, इनके जब राष्ट्राध्यक्ष मिले थे, तो वहाँ पे भाषा एक मेजर प्रॉब्लम थी, जिसमें आप जानते हैं ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो मान लीजिए रहती है। शब्दावली का मतलब बता दूं, शब्दावली का मतलब होता है, इसको देख लो, सबसे जरूरी क्या होता, शब्दावली भाषा का ही रूप है। टेक्निकल जॉर्गन्स एंड लैंग्वेज, इसका सबसे खतरनाक आदमी, इनको देख लीजिए, ये भैया हमारे शशि थरूर जी हैं, डॉक्टर शशि थरूर जी हैं। पूरी दुनिया का अंग्रेज जब इनसे बैठता है, चाहे अमेरिका का हो चाहे ब्रिटेन का हो, जब ये बोलते हैं तो वो डिक्शनरी लेके देखता है। क्यों? क्योंकि चाहे जितना बड़ा अंग्रेज हो, इनकी शब्दावली कोई जवाब नहीं है। तो ये जो है, इसके अलावा कुछ जॉर्गन्स होते हैं, है ना। फिर इसके बाद बताओ क्या, जो नॉन नेटिव लैंग्वेज की बातें होती हैं, तो भाषा एक कारण है, उसमें जो है दूसरा देखिए क्या बताइए, कल्चरल बैरियर्स, ये क्या होते हैं देखिए। कल्चरल में क्या होता है, देखिए क्या है बताइए, वेरियस हिंदी पढ़ लो, सांस्कृतिक मानदंडों और प्रथाओं में भिन्नता, विभिन्न संचार वरीयता और अनियमितताएं, ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ समझने में भूल। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझिए पहले।
हर देश की, हर दुनिया की, हर जगह की भाषाओं की तो बात मैं नहीं करूंगा, अब कल्चरल बात कर रहा हूं। कल्चरल बातें अलग अलग होती हैं। जैसे देखिए, अगर आपको देखा देखा होगा आप लोगों ने, तो पिछले जो एग्जाम्पल था, देखो इसमें देखिए गौर से, मैं फिर से थोड़ा वापस जाऊंगा। भाषा वाले में देखिए, भाषा और शब्दावली की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, लेकिन इसके बावजूद जरा सोचिए, ये बाधा होने के बावजूद 2000 साल, 1500 साल, 1000 साल पहले वहां से बताओ कहाँ से, ट्यूनीशिया से और जो है उज़्बेकिस्तान से लोग चले आए थे। तो भाषा जो है कम्युनिकेशन का पूर्ण रूप से माध्यम नहीं हो सकती है, ठीक है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा एक प्रकार का माध्यम है। फीलिंग तो आ ही जाती है, रोने वाला चेहरा दुख को प्रेजेंट कर ही देगा, भूखा पेट अपना दर्द बता ही देगा, है ना, इशारा कर ही देगा, है ना। तो वो सब क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब केवल भाषा नहीं होता है, भाषा उसका एक माध्यम हो सकता है। जैसे अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं आपको, बाहुबली पिक्चर देखा होगा आप, वो जो आए थे, वो जो है क्या नाम था उनका, जो है पिंडारी नहीं थे, वो क्या नाम था, कालके करके आए थे। तो उसमें देखा, देखिए बोल रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये जो है एक प्रकार का लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। चलिए दूसरा मैं एग्जांपल कल्चरल में आता हूं। देखिए कल्चरल वेरिएबल क्या है, देखिए कल्चरल में ये मैं आपको एक सबसे शानदार इसका एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे आप देखे होंगे, इसका कल्चरल का सबसे बड़ा एग्जांपल थे पीके मूवी है, देखा होगा, है ना। कहीं पे जो है जब लोग मरते हैं तब सफ़ेद पहनते हैं, कहीं पे शादी में लोग सफ़ेद पहनते हैं, कहीं पे ब्लैक पहनते हैं, कहीं ब्लैक कप पहनते हैं, है ना। तो अपने अपने जो है कल्चरल सिस्टम है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, शायद ही कोई आपको देगा। जापान का नाम सुना? जापान, जापान जो है आप जानते हैं कल्चरल मानदंड में, मैं समझता हूं बहुत उसके कल्चर अलग हो जाती हैं कई बार। जापान जो है, थोड़ा सा मैं बता दूं, जापान ने डेवलप किया द थियोरी ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या होता है सुन लीजिए आप लोग। जस्ट इन टाइम मतलब होता है, थोड़ा समझिएगा आप कम्युनिकेशन में, मैं ये सांस्कृतिक बातें कैसे आई ही इनको कनेक्ट करने चल रहा हूं। तो जापान ने डेवलप, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जापान बर्बाद होने के बाद वहां रोना नहीं हुआ, वहां गरीबी नहीं हुई, मतलब उन्होंने कहा कि हम वो दिन लाएंगे जब अमेरिका को भी हम जो है बाकायदे जो है कर्ज देंगे। इसके लिए उन्होंने प्लानिंग किया और जापानी लोगों ने एक थ्योरी डेवलप किया, एंड द नेम ऑफ द थ्योरी वाज जस्ट इन टाइम। मतलब क्या हुआ, जस्ट इन टाइम क्या है सुन लीजिए आप। आपके कहने और काम होने के बीच में जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एज लीड टाइम। समझ गए? बोलने और करने के बीच जो गैप होता है, दिस इज कॉल्ड एज लीड टाइम। जापानियों ने इस लीड टाइम को एक जीरो नहीं कर सकते आप लीड टाइम को जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू कैन रिड्यूस अप टू ऑप्टिमम लेवल। आप बहुत हद तक इसको नीचे ला सकते हैं। चले जाएं जापान के रेस्टोरेंट में, आप जापान के रेस्टोरेंट्स में आपके ऑर्डर देने और आने के बीच में दुनिया में सबसे कम टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ द थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ जस्ट इन टाइम। लेकिन आप इंडिया के चाहे जितने बेहतर रेस्टोरेंट चले जाएं, आपके ऑर्डर देने और खाना या जो भी आप मंगाए हैं उसके आने के बीच में देयर इज गोइंग टू टेक अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 15 मिनट्स ऑफ टाइम। सेकंड एग्जांपल देता हूं जस्ट इन टाइम का। इसी जस्ट इन टाइम का इनका सांस्कृतिक जो मानदंड है बता दूं क्या है, कि जैसे हम अपने मुद्दे पे आ रहे हैं, समझिएगा बता क्या है। आप सब जानते होंगे कि जस्ट इन टाइम का सबसे शानदार एग्जांपल होता है जापान के संसद भवन द्वारा ये निर्मित है, लॉ बनाया गया है। अगर कोई ट्रेन जापान में, ये वहां की कल्चरल प्लानिंग है, क्यों उन्होंने अपनी कल्चर में जोड़ लिया है जस्ट इन टाइम। अगर वहां कोई ट्रेन 18 सेकंड से ज्यादा लेट हो गई तो पैसेंजर को पूरा पैसा विथ पेनाल्टी मांगने का अधिकार है इन जापान। हिंदुस्तान में अगर आप चेक कर लें तो खास तौर से जनवरी के महीने में, ठंडी के महीने में, दिल्ली से गुवाहाटी चलने वाली, मैं इसमें सफर कर चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं, दिल्ली से गुवाहाटी चलने वाली ट्रेन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो ट्रेन आज आ रही है ये वास्तव में ट्रेन आज वाली नहीं है, ये कल वाली ट्रेन है। इसका मतलब 18 घंटे लेट हो जाए
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ जस्ट इन टाइम। इसी में जो आपका सांस्कृतिक बाधा है, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, इंडिया में आप पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर बिजी नहीं है तो 90% लोग खाना खाने के बाद दिन में आधा घंटा झपकी जरूर मार देते हैं। जापान की सांस्कृतिक मानदंड यह है, अगर जापान में कोई व्यक्ति दिन में सोता हुआ दिख गया तो उसके प्रति जो हिकारत भरी नजरिया दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल बैरियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए क्या है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है फिजिकल, भौतिक बाधाएं। आप जानते हैं फिजिकल बैरियर में आप जैसे पोस्ट कर दिए, लेटर भेज दिए, रिपोर्ट भेज दिए, मेल भेज दिए, कुछ भी कर दिए, तो डिस्टेंस एक बहुत बड़ा मैटर है। प्रॉक्सिमिटी, स्थान का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। नॉइज एंड इन्वायरमेंटल, जब आप फोन बात करते हैं तो अभी देखो हम बात कर रहे हैं, नवरात्रि का समय है तो बहुत से जो है वहाँ पे बाहर बज रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम हो सकती है या कोई हो सकती है। फिजिकल डिसेबिलिटीज, मैं सिर्फ नवरात्रि की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरह से टेलीफोनिक बात कर रहे हैं, हो सकता है बरसात कर रहा हूं, इसे सभी क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं। उसके बाद कुछ हियरिंग इम्पेरिटीज, जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, है ना, जैसे कोई व्यक्ति सुनने में दिक्कत होती है, किसी कान खराब हो गया है, किसी को समस्या होती है, वो भी एक समस्या है। ये सब फिजिकल बैरियर के एग्जांपल हैं, इनको जानते रहिए, इनके क्वेश्चंस बनेंगे। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं बताओ? इमोशनल स्टेट्स, इंटरप्रिटेशंस, प्रेजुडिस एंड बायसेस, लैक ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परसेप्शन। ये जो पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह जो जरूरी चीज है, जान लीजिए, व्याख्या को प्रभावित करने वाली भावनात्मक स्थितियां है ना। तो अब ये देखो कुछ चीजें, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे देखिएगा, आप समझिएगा, दूर समझिएगा। आप अगर चेक करें, है ना, तो आप अगर चेक करें तो देखिएगा गौर से, जो पेपर्स होते हैं एग्जाम्स के, है ना, या कई जगह देखिएगा वहां नाम भी नहीं लिखवाते हैं ताकि नाम में आपका सरनेम नहीं आ जाए, है ना, जातिवाद वाली बातें, धर्म वाली बातें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति किसी चीज से लेके पूर्वाग्रह नियोजित होता है ना, और उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। पूर्वाग्रह जो है आपका एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बैरियर में सबसे बड़ा आपका क्या होता है बताओ? प्रेजुडिस होती है, कुछ भावनात्मक प्रभावित करने वाली बातें होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कुछ, अब क्या बताऊं, इसमें बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे मर्दों के बारे में कहा जाता है कि मर्द बहुत संवेदनशील होते हैं, लेडीज के बारे में बोला जाता है औरतें अच्छा खाना बना लेती हैं, है ना। ये कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जो दिमाग में बैठे रहते हैं पहले से ही। हम इसके आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या है ये, इसके बाद है परसेप्चुअल अवधारणात्मक बाधाएं। ये उससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, वो ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपका ये है जो मैंने कहा। एनीवेज, तो और देखो, परसेप्शन बना लेना, साइकोलॉजी बना लेना, परसेप्शन से ही साइकोलॉजी का निर्माण होता है, दोनों कहीं न कहीं लगभग सेम ही है। फिर देखो कि व्यक्तियों द्वारा जानकारी गलत और व्याख्या करने तरीके में अंतर होना। अब यार देखो, ये एक शानदार बात है, ये परसेप्शन की बात होती है। जैसे हमने कोई बात कहा, आप जानते हैं कई बार क्या होता है, सर हिलाने में, बॉडी लैंग्वेज से हमारी बातों को बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं, है ना, बहुत गलत तरीके से ले लिया जाता है। तो इसका मैं एग्जांपल खुद भी भुगत भोगी रहा हूँ, सुनाने लायक नहीं है। चलिए, जानकारी का फिल्टरिंग, सेलेक्टिविटी। अब यार ये सब चीजें देखिए क्या, ये जो है अवधारणात्मक बैरियर है, इसका कोई खास एग्जाम्पल नहीं है इसमें। हाँ, स्टीरियोटाइपिंग जो होती है, इसका मतलब क्या होता है पता है? स्टीरियोटाइप का मतलब सही पूछो अगर हिंदी में क्या होता है, जिसका मतलब होता है टकलासी। टकलासी, ये भी पूर्वाग्रह की, टकलासी क्या है सुनिए, टकलासी आपके बायस्ड और पूर्वाग्रह का ही एक रूप है, बशर्ते पूर्वाग्रह धारणाएं या प्रेजुडिस आपकी अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं। आपने पढ़ा होगा, किताब आती है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत 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 पॉपुलर बुक थी ये, प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसमें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखो, प्रेजुडिस जो आपका होता है, पूर्वाग्रह पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो आपकी स्टीरियोटाइपिंग होती है ये हमेशा नेगेटिव ही होती है। जैसे एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, अभिव्यक्ति है, या आपका दृष्टिकोण है, या आपका नजरिया है। एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव एट द सेम टाइम क्या बताओ, नेगेटिव, है ना।
पूर्वाग्रह भी क्या बताओ अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन स्टीरियोटाइप हमेशा क्या बताओ नेगेटिव ही होती है। ये टकलासी इसको बोलते हैं, है ना। कुछ चीजें बनी हुई हैं, दिमाग में बैठी हुई हैं, उसको हम लोग, ये नेगेटिव कंडीशन है, ये एक प्रकार की बाधा है आपके क्या बोलते हैं बताओ कम्युनिकेशन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंटिक, आप जानते हैं पहले सीमेंटिक का मतलब क्या है। सीमेंटिक शब्द का मतलब होता है शब्दों के अर्थ में, शब्दों के अर्थ में जहां बात होती है उसका मतलब क्या होता है, सीमेंटिक होता है। मिस इंटरप्रिटेशन, हाँ, शब्दों या प्रतीकों की गलत व्याख्या कर लेना, है ना। भाषा या संचार में क्या होता है, अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी, है ना। इसके अलावा बताओ क्या बोलो, लैक ऑफ क्या बताओ क्लैरिटी इन, हाँ, विचारों को व्यक्त करने में कमी। तो ये सारे जो है सीमेंटिक बाधाएं हैं। जैसे देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसका कोई अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में भी आ रहा था, निकल गया, मैं बताता हूं आपको। सीमेंटिक जो होता है कम्युनिकेशन, इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, दिमाग में नहीं आ रहा तुरंत अभी, देखिए तो मैं आज बता भी दूंगा आपको। जैसे क्या है, शब्दों या प्रतीकों को गलत तरीके से, हाँ, इसका मैं एक शानदार एग्जांपल देता हूं, देखो अभी आप समझ जाएंगे। कहीं लिखा था दीवार में, जहां लोग जा रहे थे, एकांत टाइप था, खड़े होकर, जहां ऐसे सिंगल, बुरा मत मानिएगा, क्लासरूम में हूं, क्लास पढ़ा रहा हूं, जहां जैसे देखिएगा सिंगल मारने लगते हैं, तो वहां कुछ दीवार लिखा था, वहां लिखा था देखो ऐसे, देखो ये ऐसे लिखा था, ये है सीमेंटिक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड दिस इज द कम्युनिकेशन बैरियर। वहां लिखा था मेरी राइटिंग के थोड़ा सा गड़बड़ा गई, क्या बात है, ओह वो सब चला गया। चलो फिर देखो, समझिएगा, बहुत शानदार। ये सीमेंटिक बता रहा हूं मैं आपको, गलत व्याख्या कैसे निकलती है, हम इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। ये किसी दीवार पर लिखा था, कागदा ही। इसको तीन तरह के लोगों ने तीन तरह से मिस इंटरप्रेट किया। जैसे किसी ने कहा, काग दही के कारण दीनों प्राण गंवाए। काग माने कौआ, कौआ ने दही के कारण प्राण गंवा दिया। किसी ने इसको इंटरप्रेट किया, कागद ही के कारण, कागज माने कागज, कागज ही के कारण दीनों प्राण गंवाए, अर्थात कागज के कारण जो है किसी ने प्राण गंवा दिया। एक और विद्वान आए, उन्होंने कहा नहीं, ये लिखा है का, फिर गदही, गदही समझते हो, गधा गदही, का गदही के कारण दीनों प्राण गंवाए, है। तो अब ये बताइए ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सीमेंटिक बैरियर। लिखा कम्युनिकेशन में वही है, आप अपने हिसाब से एम्बिग्यूटी जहां दिखाई पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज क्या बताओ बोलो, सीमेंटिक बैरियर, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, तो ये काफी बैरियर्स हैं। इसके बाद आपका है बताओ संगठनात्मक बैरियर, इसमें कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं हायरार्की के जो मामले होते हैं, या इनएडुकेट कम्युनिकेशन चैनल, जैसे मान लीजिए आप जानते होंगे अधिकारी हैं, या जो भी आपके पास क्या बताओ वो हायर अथॉरिटीज हैं, हायर अथॉरिटीज पास नौकर, ये देखिए ये आ ही गया, देखो ये ब्यूरोक्रेटिक रिएक्शंस जो होती हैं, देखो बहुत क्लियरली सुन लीजिए, ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में खास तौर से अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो बाधाएं आती हैं, उसको बताओ क्या बोलते हैं, ये बताइए क्या बोलो, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, राइट। और इसके बाद क्या होता है, देखो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, तकनीकी क्या होता है, जैसे इसमें वही सब कुछ जान पढ़ लीजिए बस, केवल ये संचार उपकरणों और तकनीकी साथ समस्याएं, डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म के साथ परिचित हो पर, हाँ, जैसे मान लीजिए क्या, जैसे कम्युनिकेशन जब कंप्यूटर लागू किया गया, बड़ी दिक्कत लोगों को हो रही थी भाई साहब, बहुत दिक्कत बाबुओं को खासतौर होती थी। तो ये सब चीजें हैं, तकनीकी सब देखो, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, आप जानते ही हैं। पर्सनल बैरियर मतलब क्या होता है बताओ, जहां इंसान का क्या बताओ ईगो एंड डिफेंसिवनेस, पढ़िएगा ये काम चीज है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक ऑफ द, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन हो रहा है और हमारा मन नहीं है, आप भाषण दिए जा रहे हैं, सुन रहे हैं, चल बोल रहे हैं, हाँ ठीक है ठीक। जैसे मैं खुदे बता दूं आपको, एग्जाम्पल बता दूं, मैं बहुत लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं नाम भी ले ले रहा हूं।
सुनिए, जब पीएचडी कंप्लीट होती है तो अब यूजीसी ने एक नियम लागू किया है, प्री पीएचडी कोर्स, ठीक है। ये 6 मंथ्स का होता है। इसमें क्या होता है कि 6 महीने जो है आपको जो है तरह तरह के प्रोफेसर्स आएंगे और आपको जो है बताएंगे, ठीक है, ज्ञान देंगे। क्योंकि पीएचडी का मतलब होता है सब ज्ञान लेना, है ना। पीएचडी मतलब किसी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, एंड फिलॉसफी शब्द का मतलब किसी विषय से होता ही नहीं है, दर्शन से सबकी उत्पत्ति हुई है, फिलॉसफी से। भाई साहब, यहां मैं नाम बुरा नहीं लूंगा, एक डॉक्टर समथिंग समथिंग पढ़ाने आए, उन्होंने शुरू कर दिया ब्रह्मांड, पैराडाइम शिफ्ट। हम जैसा डायनामिक आदमी 15 मिनट में जैसे लग रहा जीवन और मौत के बीच में जैसे उलझा हुआ शख्स हो गया था। नींद पूरी तरह से हमको कैप्चर करना चाहती थी, ऐसे ऐसे आंखें खोल करके ऐसे देखने के लिए, क्योंकि अगर गड़बड़ा जाएंगे तो जो बेइज्जती करते थे भाई साहब बता सकता नहीं हूं। लेकिन मतलब वो एक संघर्ष होता है जब आपका इंटरेस्ट ना हो और कोई लेक्चर दे रहा हो, समझिए ब्रह्मांड क्या है, पैराडाइम क्या है, परसेप्शन क्या है, लगे डीलिंग। भाई हमारे बस की बात नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज क्या बताओ, लेस इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलते हैं आगे। देखिए इसके पास कुछ पारस्परिक बाधाएं भी होती हैं, जैसे रिलेशन, संचार, संबंध, संघर्ष। फिर क्या बताओ, पावर डायनामिक अफेक्टिंग ओपननेस, खुलेपन को प्रभावित करने वाली शक्ति, गतिशीलता। उसके बाद इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसमें कोई खास नहीं, पारस्परिक बाधाएं, इसका कोई एग्जांपल नहीं है, ये पॉइंट्स हैं, इनको देखे रहिएगा, पढ़े रहिएगा, हो सकता है ऑप्शंस में आए तो इनको आप डील कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है बताओ, इसके बाद आपका बताओ क्या, जेंडर बैरियर्स, लिंग बाधाएं। ये सही ये है। देखो, लिंगों के बीच संचार शैलियों में अंतर, और क्या लिखा है, संचार को प्रभावित करने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। यहां फिर देखो स्टीरियोटाइप एंड क्या बताओ बोलो, बायसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू जेंडर रिलेटेड एक्सपेक्ट, लिंग संबंधी अपेक्षाओं के कारण गलतफहमी। जैसे इसका तो बहुत अच्छा बैरियर है कम्युनिकेशन में। जैसे देखो एक सिंपल से एग्जांपल है, गर्ल्स अगर जो है आपस में बात करें, देख रहे हैं आप लोग, गर्ल्स अगर आपस में बात करें, कमीनी मैंने सुना है, अक्सर लड़कियां बात करती हैं, बहुत कमीनी है, अपने फ्रेंड्स को बोलती हैं, जिनके बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, कमीनी है। और एक वर्ड होता है चुड़ैल बोलती हैं। आपस में बात करें अगर तो ठीक है, अगर जो है किसी व्यक्ति ने, किसी मेल ने कह दिया चुड़ैल या कमीनी, भाई साहब एक चप्पल हाथ से जाएगा नहीं, समझ लीजिए, है ना। तो ये जो लिंगों के बीच में शैलियों का अंतर होता है, ठीक है, वो हो गया। संचार को प्रभावित करने वाले रूढ़िवादिता, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद लिंग संबंधी अपेक्षाओं कारण गलतफहमी। अब देखो जैसे कुछ कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं जहां हम झटके से एक ही बात, वही मैंने जो कहा आपसे, एक ही बात को जेंट्स में कहना आसान होता है, कम्युनिकेशन में ये बाधा रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल चलते हैं, देखिए क्या है। इसके बाद आपका आता है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इन जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, इनको कैसे खत्म करें, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों, इस पर जब चर्चा करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और इजी भाषा में बना के देखा हूं। देखो, ओवरकमिंग बैरियर्स को कैसे खत्म, काबू पाना हो तो कैसे करते हैं बताओ। सबसे पहला, सबसे जरूरी, बैरियर को खत्म करने का सबसे अचूक हथियार एक्टिव लिसनिंग है। उसके बाद क्या, क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन। आप जब भी कम्युनिकेट करें, आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए। फीडबैक बहुत सही मिलना चाहिए। अगर आप फीडबैक शानदार देते हैं तो आप जो है कम्युनिकेशन की बाधा पे काबू पा सकते हैं। कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक जो, इमोशनल इंटेलिजेंस और आपका ये एक्टिव लिसनिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो आप सब जानते हैं। ये दो चीजें ऐसी लीडर्स के लिए, कम्युनिकेशन में लीडर्स के लिए, जैसे आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो जब भाई साहब वो दंगा वाली स्थिति आती है, समझाना पड़ता है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, तो फिर जो है लट्ठबाजी शुरू हो जाती है ना। लेकिन
मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि एक अधिकारी को मैंने स्वयं साक्षात देखा है कि मुझे समझ में आता है कि जो आयोग के बुद्धिमान लोगों ने, इंटेलिजेंट लोगों ने जो ये सिलेबस प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ये वास्तव में होना चाहिए था। क्योंकि पब्लिक प्लेस, पब्लिक ऑफिसर जो होता है उसको इसकी जरूरत पड़नी ही है। कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बातें होंगी। चलिए, सक्रिय सुनना जो होता है, एक्ट, पहले लिसनिंग समझ लो। लिसनिंग क्या है? LISTEN, ये है लिसन। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, लिसन को मैं क्यों लिखा हूं, आगे इसको बताऊंगा जब एक्टिव लिसनिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मेरा फोकस क्या है? बाधाओं को काबू पाने में। एक्सप्रेशन तो क्लियर है, फीडबैक क्लियर है। ये दो चीजें आपको लीडर्स को या ऑफिसर्स को या जो आपके जो है जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको इसका जरूरत बहुत जबरदस्त पड़ती है। टेक्नोलॉजी उनके हैंड में नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं आपको दिखाता हूं एक्टिव लिसनिंग क्या हो। देखो, ये है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, पहले समझ लीजिए एक्टिव लिसनिंग क्या है। सक्रिय सुनना एक संचार कौशल जिसमें पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना, जवाब देना और याद रखना शामिल है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, ध्यान सुनिए, केंद्रित करना, समझना, जवाब देना और याद रखना भी शामिल है एक्टिव लिसनिंग में। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी बताओ क्या कहा था कि ये बताइए, आप लोग ध्यान सुनिए। लिसन, LISTEN, अभी मैंने कहा था लिसन माने क्या होता है? लिसन क्या है? लिसन माने सुनना होता है, तो हियर माने भी सुनना होता है। सो व्हाट इज द मेजर एंड क्लियरली प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? हियरिंग का मतलब होता है कि आप जो भी सुनेंगे, चाहे वो काम का हो चाहे काम का ना हो, हर वो चीज क्या बताओ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, अब बगल से कार जा रही, हार्न मार दिया, उसको भी आपने सुना, तो वो लिसनिंग नहीं, वो हियरिंग है। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट को समझते समय जो मैं मैसेज पास कर रहा हूं उसको तुम डिकोड करके मुझको जो कम्युनिकेट कर रहे हो वो बताओ, क्या बताओ, आप बताओ। जब आप सिर्फ सुनने के साथ साथ समझते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिसनिंग। एंड लिसनिंग, लिसन से बनने वाला दुनिया का सबसे खूबसूरत, लिसनिंग वही अच्छी कर सकता है जिसका दिमाग SILENT, इसका मतलब क्या बताओ? साइलेंट हो। अच्छी लिसनिंग करने के लिए आपका दिमाग बताओ क्या, बोलो, साइलेंट हो। जो दिमाग साए 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 हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे करता रहता है, इससे आपको अलग करेंगे, तभी आप अच्छी से लिसन कर पाएंगे। फॉर दैट योर माइंड एंड ब्रेन शुड बी एब्सोल्युटली साइलेंट। ओके, चलिए, तो ये एक्टिव लिसनिंग की मामला हो गया है ना। इसके बाद दिखाते हैं क्या, देखिए, एक्टिव लिसनिंग के बाद आपका आता है, बताओ क्या ये। हाँ, एक्टिव लिसनिंग के कुछ कारगर तरीके क्या हैं बताइए। नंबर 1, अटेंटिव प्रेजेंस। हाफ यहां हाफ वहां नहीं है। जैसे मैं बताया था आपको कि हमारे गुरुजी लेक्चर दे रहे थे, समझे नहीं आता मैं कहाँ हूं। कई बार ऐसा होता, सबके जीवन में ऐसा होता है, कहीं लेक्चर चल रहा होता है, हम खोए होते हैं कि जा रहे हैं, अब ये करेंगे वो करेंगे। इसके बाद फिर बहुत से काम होते हैं, बहुत से, किसी की यादें आती हैं, किसी के फूले दिमाग में चलता रहता है, मुंह फुलाए बैठे रहते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं। चलिए, तो अटेंटिव प्रेजेंस होना चाहिए। नॉन अशाब्दिक संकेत भी जो है, समराइजिंग, सारांश पे ध्यान देना चाहिए। रिफ्लेक्टिंग फीलिंग्स, भावनाओं को प्रतिबिंबित, जानते रहिए। आस्किंग क्वेश्चंस, अवॉइडिंग जजमेंट। एक्टिव लिसनिंग में सब कुछ तुरंत जजमेंटल मत बन जाइए। एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी? ये जरूर ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपैथी और बताओ क्या, बोलो, एम्पैथी। सिंपैथी माने सहानुभूति, एम्पैथी मतलब क्या होता है बताओ? सहानुभूति के साथ साथ, जैसे सहानुभूति के साथ साथ वही फीलिंग अपने अंदर ले आ रहा। जैसे अगर आपका दोस्त गरीबी कंडीशन में जी रहा है, एग्जाम्पल काफी पॉपुलर है, आप
कि उससे सहानुभूति हो, लेकिन अगर आपके मन में फीलिंग ये आ जाए आज पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, परिवार क्या स्थिति होगी, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। मतलब आपने अपने दोस्त की जो समस्याएं थी उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया और उस तरह सोचना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज क्या बताओ, एम्पैथी। ओके फिर क्या बता, प्रोवाइडिंग फीडबैक, वो तो सब जानते हैं। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिव लिसनिंग, धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है एक्टिव लिसनिंग में। आप जानते हैं लिसनिंग में बीइंग एज एन ऑफिसर, कई बार ऐसा होगा जब आपको नापसंद होगा क्या बकवास कर रहे हैं, फिर भी धैर्य बना के सुनना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द पॉजिटिव प्रोपागेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्टिव लिसनिंग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है साथियों, इसके बाद आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल। मैंने पहले बोला था इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, जहां बात अपने ही अंदर ना हो। कई ऐसे इंटरपर्सनल स्किल में सवाल आएंगे, उसके जो ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस कहीं न कहीं इंट्रापर्सनल के होंगे, अर्थात जहां जैसे व्यक्ति विचारों में खोया हुआ है, आत्म मंथन कर रहा है, आत्मज्ञान की प्रक्रिया है ना, स्वनिर्मित है, स्वनिरीक्षण है, आत्मनिरीक्षण है, ये सब क्या बता बोलो इंट्रापर्सनल स्किल के एग्जाम्पल है। इंटर का मतलब क्या, जहां इंटरपर्सनल स्किल होगी वहां कम से कम 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, ऐसे न जाने कितने ग्रुप बन सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए भाई आगे बढ़िए। हाँ देखिए इसके बाद क्या है, इंटरपर्सनल स्किल में कुछ चीज जान लीजिए। इंटरपर्सनल स्किल में क्या होता है बताइए। इंटरपर्सनल स्किल में कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे बिल्डिंग रिलेशनशिप, संबंधों का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। जब आप बात करते हैं तभी, अरे यार कहते नहीं बात करने से ही तो बात बनती है, बोलो भाई। फिर उसके बाद क्या बताओ, इसमें संबंधों के निर्माण में देखो तालमेल करना, कनेक्शन शुरू करना, बनाए रखना, नौटंकी करना, है ना, नेटवर्किंग करना, संघर्ष समाधान, संघर्ष, हाँ ये सब जानते, क्वेश्चंस आते हैं। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे क्वेश्चंस बने हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। संघर्ष के समाधान, ये वही कहा था मैंने आपसे, बताओ क्या कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब क्या बताओ, संघर्ष का समाधान ही एज एन ऑफिसर आपको करना होता है ना। इसमें क्या होता है, संघर्ष के स्रोतों की पहचान करना, संघर्ष के दौरान सक्रिय सुनना, सहयोगी समस्या समाधान, ये मैंने बताया था आपको, वही है। इसके बाद टीम वर्क जो है इंटरपर्सनल स्किल में बहुत जरूरी होता है, आप जानते हैं, क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल टीम में छोटे ग्रुप में होती ही है ना। ओके इसके बाद बताओ क्या फिर होता है, मुखरता, असर्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर जो है इंटरपर्सनल स्किल। क्यों, तो आप जानते रहिए, सब पॉइंट्स दिमाग में रखे रहिएगा, ये पॉइंट्स आपके काम आएंगे। देखो उसके बाद आत्मविश्वास से राय और, है ना, दुनिया सम्मान पूर्वक सीमा, है ना, हाँ ये थोड़ा सा देखो ऑप्शंस में रहता है, ये स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ विद इन एग्रेशन, है ना, ये सब जो है आपके लिए जरूरी रहता है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या है बताओ, कल्चरल सेंसिटिविटी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। चलो देखते हैं इसके बाद। फिर इसके बाद इसको थोड़ा से आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, मैंने मैटर लिख दिया है, इसको काम की चीज है आपकी। एक बार देख, संघर्ष, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, संघर्षों की पहचान, ये सब चीजें कोई खास एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं, ये जानते रहिएगा, है ना। और उसके बाद जो है लीडरशिप स्किल, ये देखिए लीडरशिप स्किल आप जान लीजिए, लीडर्स के बारे में आप जान लीजिए। लीडर आर बॉर्न बाय बर्थ या लीडर्स बनाए जाते हैं, इनको थोड़ा लीडरशिप स्टाइल वगैरह बहुत कुछ मैनेजमेंट में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन अपने यहाँ लीडरशिप के क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर बनते हैं। फिर भी इसमें क्या, दूसरों को लीडरशिप मतलब है क्या होता है बताओ यार, एक बात बताओ, लीडरशिप की परिभाषा क्या है। मैं एक सिंपल सा लिख दे रहा हूं, अ लीडर इज, देखो अ लीडर इज डीलर इन होप। अब आप समझ जाएंगे लीडरशिप या लीडर क्या होता है। अ लीडर इज डीलर इन होप, अ लीडर इज डीलर इन होप। अब बस समझ जाइए, तो दूसरों को प्रेरित करना, कार्यों को सौंपना, उदाहरण से स्पष्ट करना, ये सब क्या है लीडरशिप स्टाइल में आता है आपके, है ना। देखिए इसके बाद क्या होता है, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जान लीजिए आप लोग। एज एन ऑफिसर सबसे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट यही चीज है, एक्टिव लिसनिंग के बाद क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में है। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको,
रिसर्च करने के बाद पता चला आईक्यू से ज्यादा, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ज्यादा आपका ईक्यू काम करता है। इसीलिए देखिएगा गौर से, आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपके पेपर में EQ इज लाइक GS एंड IQ इज लाइक CSAT, है ना। वास्तविकता भी यही है, IQ आपके डिसीजन को फास्ट कर सकता है, लेकिन EQ आपके डिसीजन को बेहतर बना सकता है। जैसे भगवान राम और रावण में क्या अंतर था? दशहरा कल है, आप बताइए, बोलिए। रावण अति विद्वान था, इसके लिए शब्द मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं। रावण जो है क्या बोलूं, तो ये उच्च शिक्षित था, हाईली क्वालिफाइड था, विद्वान था। तो उच्च शिक्षित होने के बाद कुछ समझने का प्रयास करिए, भगवान राम में और रावण में क्या डिफरेंस था। रावण जो है उच्च शिक्षित था, लेकिन भगवान राम जो थे शिक्षित तो थे ही। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, दिमाग में नहीं आ रहा तुरंत, अभी आ जाए बता दूंगा। अरे बहुत अच्छा वर्ड, चलो देख लेना, हाँ ना। तो यही है, जैसे देखिए क्या है, सुखी जीवन जरूरी है कि समृद्ध जीवन जरूरी है ना। अब देखो, समृद्ध जीवन में सुखी जीवन में क्या अंतर है, तो आप कह सकते हैं तुरंत है कि सुख का आधार समृद्धि है, तो ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। बहुत से समृद्ध व्यक्ति ऐसे हैं जो सुखी नहीं है, अब बहुत से सुखी व्यक्ति ऐसे हैं जो समृद्ध नहीं है फिर भी सुखी हैं। अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक मैसेज वायरल हुआ था, जहां पे एक जो है पता नहीं मोची हैं या पंचर बनाने वाले हैं, कोई व्यक्ति, उनके बच्चे का बर्थडे था, वो बेचारा अपने बच्चे का बर्थडे केक मनाते समय कैसे मनाए हैं वो देख करके दिल रोना आ गया। लेकिन उनके गट्स, उनके कॉन्फिडेंस, उनकी फीलिंग जो थी वो इतनी शानदार थी, तो वहां उनका जीवन सुखी था। बहुत लोग न जाने कितने 2.5 किलो नहीं, 2.5 किलो नहीं बोल रहा हूं, 32 किलो के, 32 साल के हैं, 32 साल केक काट देते हैं, समृद्ध बहुत हैं लेकिन सुखी नहीं है। तो वैसे भगवान राम जो थे शिक्षित वो भी थे, एक वर्ड आ रहा है दिमाग में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। हाँ, इसको बल्कि आशुतोष राणा जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, अगर मौका मिलेगा तो। उच्च शिक्षित और जो है भगवान राम और रावण के बारे में बड़ा अच्छा डिफ्रेंशिएट किया है, सुन लीजिएगा, आइडिया हो जाएगी। तो चलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपका IQ जो होता है, ये आपके IQ से ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि IQ आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट कर सकती है, तीव्र कर सकती है, लेकिन अच्छा निर्णय EQ के द्वारा ही लेते हैं। इसीलिए CSAT को GS की तुलना में कम रखा गया है, ठीक है। चलिए, इसका रोल लगभग 20 से 30% होता है, और किसी निर्णय में, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, इसका रोल लगभग जो है 70 से 80% तक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, बस ये चीजें हैं। फिर देखो, ये आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन क्या है, एक लाइन में समझ जाना साथियों। भावनात्मक बुद्धिमत्ता युक्त प्रशासक स्वयं को तथा, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, स्वयं को तथा दूसरों को अभिप्रेरित करने में समर्थ होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। इसीलिए EQ का रोल ज्यादा, क्यों, ये जो आप एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, प्रशासक बनेंगे, प्रशासक स्वयं को तथा दूसरों को अभिप्रेरित करने में क्या बताओ, सक्षम होती है ना। इसमें जो है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इसका पार्ट होता है, इसका पार्ट आपका लिसनिंग होती, जो मैंने बताया, मैनेज और इमोशंस होते हैं, है ना। देखिए, चलिए, तो ये पूरा रहा आपका। हाँ, अब ये कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं आपको, मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत आप लोग होने लगे। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो करने पड़ेगा आपको, है ना। आइए, मैं देखो, अब मैंने क्या किया बताओ, मैंने आपको कम्युनिकेशन से संबंधित जितनी बातें थी, कम्युनिकेशन क्या है, इसके बैरियर्स क्या होते हैं, कितने टाइप का होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या, इमोशनल कम्युनिकेशन क्या है ना। इसके अलावा बताओ स्टीरियोटाइप क्या है, प्रॉक्सिमिटी क्या है, जितनी बातें हो सकती थी सब मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया। ये आपको मैं स्लाइड भेज दूंगा, इसको जरूर देखिएगा। आइए, पहला सवाल देखो जाता है, रंगों के संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाई साहब एकदम क्लियर है,
रंगों के संप्रेषण है, रंगों का विधिवत अध्ययन नहीं है, तो रंग विज्ञान तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बताइए इसके लिए बताओ आंसर क्या था। रंग विद्या एकदम शेड्यूल कोई मतलब नहीं है, रंग विद्या इसका शानदार आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला सवाल आपका है, बताओ क्या। हाँ देखो क्या लिखा है, चलो देखो क्या है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। दूसरे के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। दूसरे के साथ, दूसरा वर्ड आ गया, इसका मतलब अंतर व्यक्ति कौशल आ गया। तो क्या लिखा है, इंटरपर्सनल रिफ्रेमिंग, है ना। और क्या लिखा है बताइए, इंटरपर्सनल ड्यूलिज्म, द्वैतवाद, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस और इंटरपर्सनल कंफर्ट। यार जहां दूसरे के साथ, देखो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो क्षमता होती है, क्षमता शब्द का संबंध, कैपेसिटी शब्द का संबंध, या यहां बताओ क्या लिखे, इफेक्टिव जो लिखा गया है, कम्युनिकेशन क्षमता का संबंध दक्षता से होती है, कॉम्पिटेंस से होती है, लिहाजा इसका उत्तर कितना बताओ, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा पढ़िए, यहां लिखा बताओ क्या, समस्त अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय तत्व, यार अंग्रेजी पढ़ लो, एन ओवरकमिंग एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। पढ़ लीजिए पहले इसको, क्या लिखा है, समस्त अंतर वैयक्तिक संप्रेषण का अभिभावी विचारणीय तत्व। यार तो जितनी भी हम बातें, इंटरपर्सनल स्किल क्या है, जब हम किसी विचार को किसी बात के द्वारा बात करेंगे, तो आप बताइए वहां हमारा संदर्भ के कोई न किसी कंटेक्स्ट के थ्रू ही तो हम बातचीत करेंगे। कंटेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बताइए, अगला सवाल आपका है, बताओ क्या, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, Which of the following is not an interpersonal barrier in organizational communication? संगठनात्मक संप्रेषण निम्नलिखित में कौन सा अंतर वैयक्तिक अवरोध नहीं है, नहीं है। पढ़िए, प्रजाति केंद्रता, सीमेंटिक तो है ना, अंतर वैयक्तिक अवरोध नहीं है। देखो छवि प्रबंधन जो होती है ना, ये तो इसी का पार्ट है ना। उसके बाद बताओ क्या है, ये क्या लिखा है, इनग्रेटिएशन, अनुग्रह, चलो ठीक है। Which of the following is not an interpersonal barrier in organizational communication? तो आप चेक करिएगा, सीमेंटिक्स जो आपका इसका एग्जांपल हो, क्योंकि जहां देखो, जहां आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां के कम्युनिकेशन में शब्दों के प्रॉब्लम नहीं आएंगी, है ना। इसका मतलब क्या बताइए, ये हमारा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी जा रही है। 105 लिखा, बताओ क्या लिखा, पढ़िए क्या लिखा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड इन। देखो ये बताइए, जब मैंने आप पढ़ाया हाईली ओपननेस, तो मैं बताना भूल गया मेटा कम्युनिकेशन। आप एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा समझिएगा, मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा और कर दूं एक्सप्लेन। मेटा कम्युनिकेशन से आप जानते हैं वर्तमान में मेटा फेसबुक का नाम आखिर क्यों किया गया, कभी सोचा आपने, फेसबुक का नाम मेटा क्यों? कारण यह है कि मेटा शब्द का मतलब होता है जहां कम्युनिकेशन हाईली ओपननेस हो, जहां कम्युनिकेशन में सब कुछ ओपननेस हो। सोशल मीडिया में आप जानते हैं, फेसबुक में सब कुछ सबके लिए ओपन है, तो निश्चित रूप से जो हाई डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस है वो 100% बताओ क्या मेटा कम्युनिकेशन होगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग क्लियरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देखिए, इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में, शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक बिकम डिफेंसिव, गेट इनटू डिबेट, अरे तो और खतरनाक कर दे, डिबेट और डिफेंसिव होना तो खतरनाक कर देगा। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हार्मफुल लैंग्वेज, हाँ बॉडी लैंग्वेज में आपके एग्रेशन आई तो आपके ग्रुप में जो तितर बितर का वहां मार होना शुरू हो जाएगी, लिहाजा ये नहीं होगा।
ये तो बिल्कुल डिबेट मतलब मारे पीटते हैं, डिफेंसिव होना खतरनाक हो जाएगा। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, कुछ देर के लिए मान लीजिए साला अपने तो हैं, जो होगा देखा जाएगा, अगर यानी दो। सुनो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, इसके बाद है ये देखिए, प्रॉक्सिमिक्स इज रिलेटेड टू, मैं आपको पहले बोला था इसका मतलब होता है सामीप्य। सामीप्य, सामीप्य में आप जानते हैं स्पेस का इंपैक्ट रहता है, प्रॉक्सिमिक्स संबंधित है। सब जानते हैं यहां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने पढ़ाया था वर्ड ही ये, मैंने उसमें पीछे दिया भी था आपको, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉक्सिमिक्स है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है बताओ, प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है, व्हाट इज द की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। अभी पढ़ाया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मैंने दो बात कहा था, एक तो आपका एक्टिव लिसनिंग कहा था, एक कहा था इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्टिव लिसनिंग इसका सबसे प्रभावी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व एक्टिव लिसनिंग होती है, मैंने पहले बोला था आपको, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट क्या देखो, ये है सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ बताओ क्या लिखा है, अंतरवैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत क्या है, अंग्रेजी में द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, हाँ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया था वहां पे जब इसके बारे में बात चल रही थी, है ना, क्या है, ये है पुअर कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन, सोशल प्रेशर, और क्या बताओ, हाँ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। बताइए अंतरवैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत क्या है, सोशल प्रेशर, नो, स्ट्रक्चरल, तो जाहिर सी बात है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है बताओ, पुअर कम्युनिकेशन, कमजोर संप्रेषण जो आपका है, ये इंटरपर्सनल स्किल का सबसे खराब, सबसे खतरनाक संघर्ष पैदा करने वाला कारक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो क्लास थी आपकी कम्युनिकेशन की क्लास थी, ये क्लास अगर पूरी देख लें तो निश्चित रूप से अपने आलस्य का त्याग करो हे बंधुओं, प्यारे बहनों, त्याग कीजिए और कम्युनिकेशन के द्वारा अपने हाथ से रिटर्न कम्युनिकेशन जरूर करें। ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या ये क्लास प्रभावी लगी, ये कंटेंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ हर तरह से उपलब्ध करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या मैं जो बता रहा हूं आपको, देखिए इस जो है ऐप को डाउनलोड करके इस वीडियो को मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, इसको खुला रखूंगा, इसमें से आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगली क्लास कल भर में मैं बता दूंगा, क्या बताओ, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको करा दूंगा। इनके द्वारा भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरी मैथ्स मैंने बाकायदे लगभग 50 वीडियो दे करके, 50 से ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से, हो गया, करा दिया है। हिंदी इंग्लिश की क्लास करा दिया है, लेकिन समय इतना कम था कि टीचर्स भी सब लेक्चरर्स हैं, उन्होंने काफ़ी करवा लिया है, तो कुछ शिकायतें रह गई होंगी, तो उसको शिकायत के अंदाज मत देखिए। आपको इतना पढ़ा दिया गया है कि आप लगभग 100 में से 80 सवाल तो आपको हम लोग पढ़ाई दिए हैं, उस 80 में तुम्हें लाना है, 40 करना है, 33 तो पास हो जाओगे, 40 कर लो, बहुत पर्याप्त, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान न रहें, बहुत शिकायत न रखें, एकदम जो हो चुका है हो गया है, बस केवल अब एंजॉय करें, पढ़ें, मस्ती से काम करें। थैंक यू वेरी मच। जरूर लिखिए क्लास कैसी लगी, जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।